हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल? आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक नए लेक्चर के बारे में, और नया लेक्चर होगा रे ऑप्टिक्स के ऊपर, जो हम कंटिन्यू कर चल रहा है अपना ये चैप्टर। और इसके अंदर हम मिरर के बारे में हम बात कर चुके थे। मिरर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, उनकी जितनी डेफिनेशंस थी उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और मैग्निफिकेशन एंड एरियल मैग्निफिकेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो रे ऑप्टिक्स के जो आगे के टॉपिक्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। और यहां पर जो मेन टॉपिक होंगे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर चलेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक हम आज पूरा कर चुके होंगे इस लेक्चर के अंदर। और यहां पर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि अलग अलग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे काम करती है, और एक एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बारे में भी बात करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, apparent डेप्थ ऑफ लिक्विड, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, एंड एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज के लेक्चर में ज्यादातर जो टॉपिक्स होंगे कॉन्सेप्चुअल होंगे। कहने का इन अदर वे आप ये भी कह सकते हो थोड़े से थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक यहां पर बिल्कुल डेरिवेशन के साथ होंगे और बहुत ही अच्छा आपको यहां पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नजर आएंगे। और ये जो चैप्टर है, अभी जो ये वाला जो लेक्चर है, यहां से आप ये मान के चलो किसी भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के लिए, छोटे 1 मार्क से क्वेश्चन बनने के लिए यहां पर ये टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड छोटे क्वेश्चंस के लिए। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और अपना पहला जो टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसके बारे में देखो आप सबसे पहले, ठीक है। रिफ्रैक्शन, अभी तक आपने जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था रिफ्लेक्शन, और अभी हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस आपको पता ही है। रिफ्लेक्शन वो होता है जब कोई लाइट किसी सरफेस के टकराकर वापस सेम मीडियम में बाउंस बैक करती है, उसको आप बोलते हो रिफ्लेक्शन। और आज हमारे पास है रिफ्रैक्शन, और यहां पर आप इसके बारे में भी थोड़ा पहले से पढ़े हुए हो ऑलरेडी, तो ज्यादा इसमें बेसिक में नहीं जाकर हम डायरेक्ट आगे की बात करेंगे कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। देखो, आपके पास दो मीडियम है। एक मीडियम है सपोज एयर, और जो दूसरा मीडियम है वो आप एक कोई डेंसर मीडियम कंसिडर कर लो, जो वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू लाइट पास हो सके, क्योंकि लाइट हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही पास हो पाएगी। लाइट कभी भी ओपेक मीडियम से पास नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर कोई एक लाइट रे है जो यहां पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये आपके सामने यहां पर हमने एक लाइट रे कंसिडर की है जो इसके ऊपर इस जगह पर इंसिडेंस हो रही है, और जहां पर लाइट इंसिडेंस हो रही है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे लाइट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना है, यहां पे जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, और फिर यहां से जैसे ही लाइट इस इंटरफेस पर, ये जो दोनों सरफेस को मिलाने वाला, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है, यहां से ऊपर वाले लेयर को आप क्या बोल सकते हो, एयर बोलते हो। नीचे जो मीडियम है उसको आप वाटर बोल सकते हो, या अदर कोई मीडियम हो सकता है। इसको मैं एक बार के लिए वाटर या कोई मीडियम कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई टेक्निकल टर्म है, थोड़ी टेक्निकल टर्म ही नहीं, इंफॉर्मेटिव टर्म्स है। इनको की इतना ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, बस इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी सी, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो लाइट आपके सामने इस इंटरफेस पर आई है, तो इंटरफेस पर जब आएगी लाइट, तो जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में आती है, तो यहां पर लाइट की स्पीड में चेंज आता है। लाइट की स्पीड यहां पर डिक्रीज हो जाती है जब एयर से वाटर के अंदर आएगी लाइट, उस कंडीशन में। तो यहां पर आप ये देखो कि ये लाइट इसके बाद एक थोड़ी बैंड हो जाती है जब इस सेकंड वाले मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी, उस कंडीशन में। यहां पे ये लाइट आ रही है आराम से, इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, और यहां पर पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद इस इंटरफेस पर लाइट की स्पीड धीरे हो जाने से यहां पर थोड़ा बेंडिंग आ जाती है लाइट में। और ये जो फिनोमिना हो रहा है यहां पर, इसी को आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्शन बोल देते हो। तो रिफ्रैक्शन इज
बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट इंटरफेस। इंटरफेस जो है, जो दो मीडियम का जहां पर मिलान हो रहा है, मिलन हो रहा है, मिल रहे हैं दोनों मीडियम, उस जगह को आप इंटरफेस बोल सकते हो। और यहां पर उस इंटरफेस पर क्या हो रहा है, लाइट की बेंडिंग हो रही है। दिस बेंडिंग इज नोन एज ए रिफ्रैक्शन। अब यहां पर क्या है, देखो, जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहां पर ये इंसिडेंस हो रही है, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस इंटरफेस। जो दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है। यहां पर अगर आप इस एंगल को देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो दिस परपेंडिकुलर इज नॉन एज ए नॉर्मल, जो आपने ऑलरेडी पहले देख लिया था रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में। और इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा, दिस एंगल इज नॉन एज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो इस सेकंड वाले मीडियम में जो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद ट्रेवल कर रही है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ओके। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज नॉन एज ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये आपको पता है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये मीडियम 1 है जो एयर कंसिडर कर रखा है हमने यहां पर, और ये सेकंड मीडियम है। अब मैंने यहां पर एयर से के अलावा कुछ और भी मैं कंसिडर कर सकता हूं। अगर मैं इसको M1 कंसिडर कर लूं मीडियम 1, और इसको मीडियम 2 कंसिडर कर लूं मीडियम 2, तो भी यहां पर ऐसा ही काम होगा, ऐसी ही लाइट की बेंडिंग होगी, ऐसे ही लाइट की स्पीड में चेंज आएगा। अब यहां पर हमारे पास सेकंड टॉपिक इसका आ जाता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, दो लॉ है यहां पर। जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे, रिफ्रैक्शन के भी दो ही लॉज है, और दोनों ही बहुत इजी है। पहला है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, and this constant is known as a refractive index of medium 2 with respect to medium 1। सिंपल आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इसको, ठीक है। ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। हमेशा एंगल आई अपॉन एंगल आर फॉर ए सेट ऑफ मीडियम, दो फिक्स मीडियम कर लो, उनके लिए एंगल आई अपॉन फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जब लाइट आएगी, तो उन दोनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, ये दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और दैट कांस्टेंट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज ए म्यू। इसको आप म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मैं इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया यहां पे, ठीक है। अब यहां पर आप इसमें एक चीज देखो, सेकंड जो लॉ है वो ये कहता है आपका, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। ये दोनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये आपको यहां पर पता होना चाहिए, ओके। इस बात का ध्यान रखना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमेशा इनकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और जो तीनों है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेम प्लेन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया पहले भी, कि जैसे यहां पर इस बोर्ड वाले प्लेन में ये आ रही है, और यहां से बैंड होकर ये इसी डायरेक्शन, इसी प्लेन के अंदर रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये इस डायरेक्शन में आएगी और फिर इधर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इससे निकल के बाहर नहीं आएगी,
ना इसके अंदर घुस के जाएगी ये, इसके पैरेलल अगर आ रही है तो इसके पैरेलल ही नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको प्लेन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की, दिस इज रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इतना ही है इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि यहां पर जो लाइट के अंदर बेंडिंग आई है वो किसके कारण आई है। पहले तो ये देखो, लाइट के अंदर जो बेंडिंग हुई है ना, वो बेंडिंग किसके कारण आई है, इसको आप पहले थोड़ा सा समझ लो एक बार, ठीक है। देखो, हमने लाइट को क्या कंसिडर किया था, हम लाइट को मान रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो वैक्यूम के अंदर मैक्सिमम स्पीड में ट्रेवल करती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड है। लेकिन जैसे ही कोई लाइट किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, मीडियम के अंदर पास होगी, फिर उनकी स्पीड वहां पर डिक्रीज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर दो टाइप के फिनोमिना हो सकते हैं। पहला फिनोमिना हो सकता है कि यहां पर हमारे पास ये मीडियम 1 है, जिसको आप रेयरर मीडियम मान लो, ये मीडियम 2 है, जिसको आप डेंसर मीडियम यहां पर कंसिडर कर लो। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ये रखना है, इस रेयरर और डेंसर मीडियम के अंदर, कि यहां पर जब कोई एक लाइट यहां पर आ रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो यहां पर इसकी कोई एक वेलोसिटी होगी v1, ठीक है। और जब सेकंड वाले मीडियम के अंदर जा रही है, तो यहां पर भी इस लाइट की कोई वेलोसिटी होगी v2, और ये हर एक मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है। तो यहां पर आप देख सकते हो, जब हर एक मीडियम के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हर एक सेट ऑफ मीडियम के लिए भी इन दोनों वेलोसिटीज का रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा। ये भी सीधी सी बात है कि यहां पर मैंने ये कह दिया कि यहां पर लाइट की वेलोसिटी है 5 इस मीडियम के लिए हमेशा। फिर मैंने ये कह दिया कि सेकंड वाला जो मीडियम है, इसके लिए लाइट की वेलोसिटी है हमेशा 4। ठीक है, अब आगे कुछ भी है वो रहने दो, केवल इसकी है 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये हमेशा फिक्स रहेगी। तो जब जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम के अंदर आएगी, मैं यहां पर इनका रेशियो डिफाइन कर सकता हूं ना, कि 5/4, जो भी आंसर आए आ जाएगा। मैं हमेशा इसका रेशियो फिक्स कर सकता हूं, बोला हाँ कर तो सकते हैं। यही क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, वो यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। जब लाइट कभी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, तो वहां पर उसकी स्पीड जिस फैक्टर के साथ चेंज होती है, वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी वो क्या है, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसको मैं आपको यहां पर जो है ना, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये आप यहां पर इस तरीके से बोलोगे इसको, μ21 को, और इसकी जो वैल्यू आएगी, दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। μ21 की जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, v1/v2 आने वाली है। ये हो गया अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफाइन कैसे करोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 with respect to medium 2 is known as a refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ये रेस्पेक्टिव है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि भाई दूसरे के रिलेशन में पहले की कितनी है। सिंपल सी बात ये है, पहला कुछ भी हो सकता है। हमने मान लो ये कंसिडर कर लिया, पहला वाटर है, दूसरा ग्लास है, ठीक है। हमने ये कंसिडर कर लिया, पहला केरोसिन है, दूसरा पेट्रोल है, ये भी चल जाएगा। हमने ये कंसिडर कर लिया, फर्स्ट एयर है और सेकंड कोई प्लास्टिक है या कोई रबर है, कुछ भी मान लिया ऐसा जहां से लाइट पास हो सके,
ठीक है। इवन आपकी जो साबुन है वहां पर भी लाइट उसके अंदर से पास हो सकती है, कम होगी लेकिन होगी। ठीक है, कौन सी है ट्रांसपेरेंट साबुन, कौन सी आती है बताओ, देखिए कमेंट करके बताओ, है ना, जिनको भी पता है जो यूज करते हैं वो बताओ। तो यहां पर ये क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, बेंडिंग किसके कारण हो रही है, क्योंकि यहां पर किसके कारण, क्योंकि यहां पर स्पीड चेंज हो रही है लाइट। अब यहां पर दो फिनोमिना पॉसिबिलिटी है। पहली, लाइट ये हो सकता है कि रेयरर से डेंसर में आ रही है। जब रेयरर से लाइट डेंसर में आएगी तो दिस बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, जो लाइट है नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी। कब, जब लाइट हमेशा ये आर है और ये आई है और ये आर है। ठीक है, व्हेन लाइट रेयरर टू denser towards normal, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो अगर लाइट रेयरर से डेंसर से रेयरर में जाएगी उस कंडीशन में, अगर मान लो ये क्या है, ये डेंसर है आपको पता है और ये रेयरर है। ठीक है, अगर ये आपके पास नॉर्मल है और यहां पर ये लाइट यहां से इधर जा रही है, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो आप ये मान के चलो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आपके पास यहां पर आर हो गया और ये यहां पे क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, तो आप यहां पर कंसिडर कर लो डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से ये दूर जाएगी। और इस बार क्या हुआ, लाइट की स्पीड इंक्रीज हो गई क्योंकि अब रेयरर मीडियम में जा रही है। रेयरिटी का यहां पर रेयरर होने का, डेंसर होने का मतलब यह है कि इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है। ऑप्टिकल डेंसिटी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था। जैसे आप ये मान के चलो, जैसे कैरोसिन है, कैरोसिन की ऐसे पानी से कम डेंसिटी होती है उसकी, है ना, कम डेंसर है। लेकिन अगर लाइट ट्रेवलिंग के माने तो कैरोसिन इज मोर ऑप्टिकल डेंसर देन वाटर। और पेट्रोल का भी यही है कि पेट्रोल इज ऑल्सो मोर ऑप्टिकल डेंसर देन वाटर। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको यहां पर डेंसर टू रेयरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी लाइट, और यहां पर रेयरर टू डेंसर में लाइट इसके नजदीक आएगी। हमने ये बात करी यहां पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब मैं यहां पर एक बात और कर रहा हूं, जब आपके पास डेंसर मीडियम से लाइट रेयरर में जा रही है, 2 से जो आपने ये M1 लिया था, ये M2 लिया था, तो M1 से M2 में आएगी तो आपने ये देख लिया। अब M2 से M1 में जाएगी तो पहले आपने M1 से M2 देख लिया, अब M2 से M1 में जाएगी तो क्या होगा, तो आप ये कहोगे यहां पर μ12, इसको क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। M1 M2 में लिख दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो इस कंडीशन में होगा μ12 विच इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। जिसका कैलकुलेट करना है ना वो नीचे आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो ऊपर। अगर रेस्पेक्ट करने वाला ऊपर बैठता है हमेशा, ये ध्यान में रखो, रेस्पेक्ट करने वाला, जिसकी रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, जिसकी रेस्पेक्ट करनी है ना वो ऊपर बैठेगा, और जो रेस्पेक्ट करेगा, जिसकी कैलकुलेट करनी है, जिसको मांग के लाना है कुछ, वो हमेशा नीचे रहेगा। समझ में आ गया ना, इस तरीके से ध्यान में रखो। तो ये आपके पास में है। ओके, अब हम यहां पर इस तरीके से आप समझ के चलो, ये दोनों हो गए। अब इन दोनों में क्या रिलेशन अपने आप पता चलेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन V1 डिवाइडेड बाई V2, क्योंकि ये जो नीचे वाला वापस ऊपर जा सकता है, तो आप इसको ये लिख दोगे μ21। देखो ये आ गया ना यहां से,
तो ये जाएगा म्यू 1 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू 2 1। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम यहां पर देखेंगे कि इसके अंदर इन दोनों में तो रिलेशन आ गया। इसका मतलब सीधा सा है कि आपके पास अगर मीडियम रेयरर से डेंसर में आए तो आपको ये काम में लेना है, और डेंसर से रेयरर में जाए तो ये काम में लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो देखो। अभी तक हमने जो देखा है वो दो मीडियम देखा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब यह है कि मान लो अभी तक आप ये देख रहे थे कि भाई आपके पास दो मीडियम है, जिसमें से एक मीडियम तो क्या था, रेयरर मीडियम था, और दूसरा मीडियम क्या था, डेंसर मीडियम था, ठीक है। अब हमने ये कंसिडर कर लिया भाई जो M1 है ना, वो या तो वैक्यूम होगा या फिर एयर होगा, ओके। देन सेकंड जो मीडियम है वो कोई भी मीडियम हो सकता है, मीडियम केवल एक ही है। दूसरा जो है वो या तो एयर है या फिर वैक्यूम है। तो एयर के अंदर जो हमारे पास लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, v1 क्या हो जाएगी, वो c के इक्वल हो जाएगी, कि मैक्सिमम जितने भी स्पीड है ना लाइट की वो। लेकिन यहां पर जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जब हमारे पास एक v को हमने c कन्वर्ट कर दिया तो हम v2 को हम सिर्फ v मान लेंगे, केवल v मान लेंगे। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना μ21 जो था, हमारे पास जो μ21 जो था ना वो सिर्फ म्यू हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, म्यू। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जैसे μ21 की आप वैल्यू लिख रहे थे v1 अपॉन v2, लेकिन इस बार केवल म्यू हो जाएगा। और आप यहां पर म्यू की जगह आप लिख दोगे, μ21 की जगह म्यू लिख दोगे, और v1 की जगह आप क्या लिख दोगे, c अपॉन v। क्या लिख दोगे आप, c अपॉन v। इस तरीके से आप यहां पर इसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं इसके अंदर जो आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी। अब यहां पर इसके लिए अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो मैं देखो ये लिखूंगा साइन आई, और ये हो गया आर। इसके लिए मुझे अगर फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, ऐसा लिखूंगा क्योंकि मैंने लॉ में पढ़ा है। लेकिन जो लॉ नहीं, लॉ का मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा है। लॉ अपने आप में वो लॉ की डिग्री बनाते हैं कि भाई लॉ की डिग्री, ठीक है। तो उसको भी केवल वो सिर्फ लॉ की मैंने लॉ किया है, अब काय का कुछ भी किया हो, हमारे पास हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किया है, ठीक है। तो ये अलग चीज है। तो ये हो गया आपके पास। अब दूसरी बात हम यहां पर देखें तो आपके सामने देखो ये आएगा, ये आपके यहां पर देखो, अगर मेरे पास ये जो लाइट है इसको मैं थोड़ा रिवर्स कर दूं, जो केस मैंने पहले किया था वैसा बना लूं, अगर ये यहां पर लाइट यहां से इस डेंसर मीडियम से एयर के अंदर जा रही है, तो ये हमारे पास ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। तो इसके लिए मुझे कैसे लिखना है ये वाला इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन उसके लिए कैसे लिखूंगा, तो आप यहां पर इसके लिए लिख दोगे क्या, साइन आई अपॉन साइन आर। ये वाला तो इसके लिए है और इसके लिए ये वाला है, तो यहां पर 1 अपॉन म्यू, क्योंकि ये जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहां पर रेयरर से डेंसर में आ रही है, यहां पर डेंसर से रेयरर में जा रही है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम आगे इसके आगे देखते हैं क्या है। हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया है। हमने तीन चीजें मेनली देखी है यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, v1 अपॉन v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, v2 अपॉन v1, ठीक है। फिर हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर,
एयर के साथ अगर हम कंपेयर कर देंगे, क्योंकि एयर या वैक्यूम तो स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम स्पीड होती है उसमें, तो हम वहां पे क्या लिख देंगे, हम वहां पर सिंपल सा बना देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे। वहां पे हम फिर उसको अलग अलग रेस्पेक्ट में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतनी सी बात है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये आप देखो यहां पर। ठीक है, तो ग्लास स्लैब का मतलब आपके पास यहां पर कोई एक टी थिकनेस की कोई ग्लास स्लैब होगी। सपोज ये आपके सामने एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये आपके साथ कोई ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब से अगर कोई लाइट मोशन करेगी, मूव करेगी, ग्लास स्लैब को हम इस तरीके से बना सकते हैं आसानी से। ये ग्लास स्लैब है, तो ये इसकी क्या डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है आपके पास। और ग्लास तो कोई भी कलर का हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि कोई कलर हो इसका, है ना। ग्लास किसी भी, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है किसी भी कलर का। तो ये हमने यहां पर ग्लास कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब ये देखो, इसको यहां से मैं कोई लाइट को पास करवा रहा हूं। जब मैं यहां से किसी लाइट को पास कराऊंगा, तो सपोज ये एक लाइट की बीम है जो यहां पर इंसिडेंट कर रही है। ये लाइट की बीम है जो यहां पर इंसिडेंट करेगी इसके ऊपर। ठीक है, और इसके बाद ये जो लाइट यहां पर इंसिडेंट करने के बाद इसके अंदर ट्रेवल करेगी। इसमें आप देखोगे तो पहले मीडियम क्या है, एयर, फिर क्या है यहां पर ग्लास, और फिर क्या है एयर। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहां पर एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, और ग्लास में जब ट्रेवल करेगी लाइट, तो आपको पता है यहां पर क्या होगा, ये लाइट यहां पर बैंड होगी इस तरीके से यहां पर इस जगह पे। और जब ये लाइट यहां पर बैंड होगी, बैंड होने के बाद में जब ये ग्लास के थ्रू ट्रेवल करेगी, और ग्लास के थ्रू ट्रेवल करते हुए इसके दूसरे एंड पर पहुंचेगी। दूसरे एंड पर पहुंचने के बाद क्या होगा, यहां से अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है ना। यहां पे अगर आप देखोगे, इस जगह पर अगर आप देखोगे, तो लाइट कहां पर है, लाइट रेयरर से डेंसर में आई है, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आर हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, और यहां पर जो लाइट इस नॉर्मल पे जब आ रही है, सेकंड वाले इंटरफेस पर जब आ रही है, ग्लास और एयर के इंटरफेस पर, तो लाइट कहां ट्रेवल कर रही है, नाउ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इससे दूर जाएगा। तो इस बार में यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, इसके इक्वल इस सामने वाले का एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। इसको आप एंगल I2 बोल सकते हो। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जो एंगल I2 है वो किसके इक्वल होता है, वो इस R के ही इक्वल होता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे इसको काम में, क्योंकि ये जो दोनों नॉर्मल से, ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसको लाइन काट रही है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये R और I ये एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है, तो ये बराबर हो नहीं है। ठीक है, और इस जो लास्ट वाला जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको हम E ले लेते हैं, क्योंकि ये फाइनली इस पूरे ग्लास स्लैब से लाइट वापस बाहर निकल रही थी, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोल दिया जाता है, E से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये जो आप शुरुआत से जब आप देखोगे इस लाइंस को, यहां के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, तो ये जो लाइट है लास्ट वाली, ये इसके कंपैरिजन में, क्योंकि अगर यहां से रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट कहां से पास होती, ये यहां से चलते हुए सीधे यहां से जाती, इसके साथ जाती, जो मैंने डॉटेड लाइन आ गई, इसका पाथ तो यही था ना असली तो। लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण ये जो लाइट है यहां से नहीं गई, बल्कि कहां से जाना हुआ इसका, ये यहां से इसने रिफ्रैक्शन किया और फिर वापस रिफ्रैक्शन करके यहां पर शिफ्ट हो गई। तो ओवरऑल अगर पाथ देखें इस लाइट का, तो आपको यह पता चलेगा ये लाइट इतने से शिफ्ट हो गई है। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, और ये शिफ्ट ही हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब से, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसका
शिफ्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या है, यहां से एक परपेंडिकुलर, हम इसके यहां पर ड्रॉप कर देंगे और उसका नाम रख देंगे n। इस पॉइंट का नाम हमने n रख दिया, ठीक है। ये n नाम हमने इसके पॉइंट का रख दिया। और हमें पता क्या है, हमें इस ग्लास स्लैब की थिकनेस जो है ना वो पता होती है। हमें पता नहीं भी होती, हम तो इसको मेजर कर सकते हैं स्क्रू, इससे आपके पास स्क्रू गेज से, या फिर हम यहां पर इसके वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। माइक्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं, तो इसका मेजरमेंट हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी थिकनेस के फॉर्म में जितनी इसकी थिकनेस ज्यादा होगी ग्लास स्लैब की, उतना ही ये शिफ्ट ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, ओके। और हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि यहां पर ये एक एंगल और बना है, दिस एंगल इज, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा इज ए एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा क्या है, डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन, बहुत ही एंगल ऑफ डेविएशन। और इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो ये जो पूरा एंगल आई है, ये जो ये वाला एंगल है ना, ये आई के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल है दोनों, ठीक है। क्योंकि ये वाले इसका पाथ तो असली यही होता, तो ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के इंसिडेंट रे के बीच में है, और ये भी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के पाथ के बीच में है, तो दिस इज एंगल आई। तो आई माइनस ये जो अंदर बीच का बच गया थोड़ा सा लास्ट का आर, एंगल आई माइनस आर, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये काम आएगा हमारे। और इधर हमारे पास टी है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये आप एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए हो गया, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपके पास बी हो गया। तो हम यहां पर बी एन फाइंड आउट करना है। तो बी एन के लिए देखो, बी एन हमें फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले ये एंगल डेल्टा, इस एंगल, इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी एन, इस ट्राइंगल में देखने पर हमें पता चलता है कि साइन डेल्टा इज इक्वल्स टू बी एन, जो कि परपेंडिकुलर है एंगल के सामने वाली लाइन, और ए बी जो क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। ये आ गया। तो यहां से आप बी एन की वैल्यू लिख दो, बी एन इज इक्वल्स टू हो गया ए बी साइन डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू तो हमारे पास वहां से है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी। ए बी क्या है, ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन कहां से मिली हमें, आप बोलोगे फर्स्ट वाली इंसिडेंट रे के रिफ्रैक्शन से मिली। तो रिफ्रैक्शन हमारे पास पता है, रिफ्रैक्शन के साथ और क्या पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, ये वाली डेप्थ भी तो पता है टी, इसको पॉइंट आपने सी बना दिया। तो ये वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड पता है, एंगल आर पता है, दो चीज पता होनी चाहिए, निकाल लेंगे हम इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा साइन आर, साइन नहीं, यहां पे क्या आएगा, कोस आएगा, क्योंकि कोस आएगा क्योंकि आपका टी पता है जो कि इस एंगल का बेस है, और ये पता है जो हाइपोटेनस है। तो यहां पे आएगा आपके पास कॉस आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। तो यहां पर ए बी इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया ए सी अपॉन कॉस आर, और ए सी क्या होता है, टी अपॉन ये ए सी अपॉन कॉस आर। तो ए सी की वैल्यू तो क्या है, ए सी की वैल्यू तो टी की थिकनेस के बराबर है, तो टी अपॉन कॉस आर आ गया। तो अब आपके पास आ जाएगा नाउ बी एन, ये बी एन अभी, ठीक है। तो अब नाउ लिख सकते हो, नाउ बी एन इज इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर इन टू साइन डेल्टा, और साइन डेल्टा की वैल्यू आपके पास वहां से आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो बी एन इज इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन
I माइनस R। तो ये आपके पास क्या आ गया यहां पर, ये आपके पास यहां पर लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आ गई कि इतना शिफ्ट होता है कोई भी लाइन या कोई भी एंगल। ठीक है, जो आपके पास कोई भी रे है, ग्लास स्लैब आने के बाद इतनी शिफ्ट हो जाती है। जब भी हम कहीं देखेंगे ग्लास स्लैब के थ्रू किसी टेढ़ा होके किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो थोड़ा शिफ्ट किया हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लगता है थोड़ा सरक गया वो, है ना, तो वो यहां पर इस वजह से नजर आता है। अब हमारे पास एक चीज और है, क्या, अगर हम जो ये यहां पर रिफ्रैक्शन देख रहे हैं अलग अलग, जो हमारे पास कोई ऐसा रिफ्रैक्शन का केस आ जाए कि आपके पास ये मीडियम है, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास स्लैब हो सकता है, वाटर टैंक हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है ना। एक मीडियम ये M1 है और ये है M2, और ये इसका क्या है, यहां पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या है इसका, ये है इसका नॉर्मल। ठीक है, अब कोई लाइट रेज ऐसे आ रही है जो एग्जैक्ट इसके नॉर्मल के अलोंग आई, एग्जैक्ट नॉर्मल के अलोंग आती है, तो कहा ये क्या बैंड होगी, ये बैंड नहीं होगी। ये जैसे नॉर्मल के अलोंग अगर आ रही है तो ये सीधा ही निकल जाएगी, ये सीधी ही लाइट निकल जाएगी यहां पर इसको बैंड होने की जरूरत नहीं है, ये यहां से आएगी और यहां से सीधी निकल जाएगी। तो क्या इसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी, स्पीड तो चेंज होगी। नॉर्मल भी सिर्फ नॉर्मल पे आ रहे इसी वजह से सिर्फ बैंड नहीं हो रही, अदरवाइज तो बैंड भी होती। ठीक है, तो नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होने वाली लाइट रिफ्रैक्शन के टाइम पर ये कभी भी बैंड नहीं होती है, लेकिन इसकी स्पीड तो चेंज होती है। अगर ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो स्पीड डिक्रीज होगी, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड इंक्रीज होगी। अगर यहां पर इसकी स्पीड v1 है तो यहां पे v2 होगी ही होगी, और फिर यहां पर निकलने पर वापस स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, v1 हो जाएगी। तो इसके लिए भी जो v1 अपॉन v2 जो है ना वो यहां पर इसके लिए क्या आएगा, म्यू ही आएगा, μ21 ही रहेगा। ठीक है, तो स्पीड तो हमेशा ही डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होने के कारण ही लाइट बैंड होती है, बैंड होने के कारण स्पीड डिक्रीज नहीं होती, ध्यान रखना। स्पीड डिक्रीज होने के कारण बैंड होती है, ये दोनों चीजें एक समान नहीं है। ज्यादातर जगह एक समान है, लेकिन एक दो जगह ऐसी आएगी जहां पर ये आपको पलटी मार देगी। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरफ से ध्यान रखना यहां पर आपके लिए जरूरी है। ओके, तो हम आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है अपेरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड। अब अपेरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड पे आप क्या समझते हो, पहले तो ये बताओ मेरे को, इसके साथ आप क्या समझोगे, इसके साथ ये समझोगे कि आपने अलग अलग जगह पर कई स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा, या आपने कोई जो जहां पे पानी वगैरह इकट्ठा होता है, या अगर आपके यहाँ पे आसपास में कोई तालाब वगैरह होता है, पॉन्ड वगैरह होता है, या कोई रिवर वगैरह फ्लो होती है आपके आस घर के नजदीक या 1-2 किलोमीटर में, तो आप वहां पर गए होंगे कभी। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो पानी है वो तो इतना डेप्थ में है ही नहीं। आपने कभी देखा होगा कि पानी तो ज्यादा डेप्थ लगी नहीं रही, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब आप उसके अंदर चल के जाने लगते हो, पानी में डुबकी लगाने के लिए जाने लगते हो, तो आपको वहां पे नजर आता है कि अरे यार यहाँ तो बहुत भयंकर हो गया काम, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई, बहुत गहरे डूब गए हम तो। या फिर आप जब स्विमिंग पूल में जाते हो तो आपको वो स्विमिंग पूल इतना गहरा नजर नहीं आता, लेकिन जब आप उसके अंदर पानी के अंदर उतरते हो तो आप वहां पर पूरे डूब जाते हो उसके अंदर, पूरे आराम से वहां पर एकदम पूरा आपका शरीर पूरा उसके अंदर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है इसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण होता है ऐसा। रिफ्रैक्शन के कारण हमें जो एक्चुअल जो डेप्थ होती है वो दिखाई नहीं देती है, हमें वो जो लाइट है वो बेंड होके आने के कारण डेप्थ कम दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपके पास कोई प्लेट में छोटी जो कटोरी होती है उसके अंदर कोई पानी भर के आप पेंसिल डाल के देख के रख लो, पेंसिल डाल दो उसके अंदर,
वो जो पेंसिल है ना वो आपको टेढ़ी दिखाई देगी हमेशा, उसके बाद सीधी पेंसिल दिखाई नहीं देगी। आप ये एक्टिविटी करके देखना घर पे, एक बाउल के अंदर पानी डालना और उसके अंदर आपकी जो पेंसिल होती है जो पानी से खराब ना हो, या कोई आपके पास कोई स्टिक होगी तो आप उस स्टिक को, झाड़ू का जो स्टिक निकाल लेना, आपके क्या लग रहा है ना, तो उसके अंदर आप डुबा के देख लेना, आपको ऊपर से जब देखोगे तो वो उठी हुई बैंड की हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आप क्या, एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला वही है। ठीक है, तो यहां पर देखो आप आगे, मैं देखता हूं इसके अंदर एपेरेंट डेप्थ क्या होती है। हमने ये एक पानी का टैंक लिया है, पूरा एकदम फुल ऊपर तक भर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, ये हमारे पास पानी का टैंक है, और यहां पर इस टैंक के बॉटम पर इस टैंक की जो डेप्थ है ना वो कितनी है, h। ये डेप्थ h, डेप्थ को d भी ले सकते हो, मैं जनरली इसको हाइट से ही कंसिडर कर लेता हूं, तो h ले लेते हैं। ठीक है, चलेगा। तो इसके बॉटम पर यहां पर हमारे पास एक कोई कॉइन रखा हुआ है इस जगह पे। ठीक है, या कोई सोर्स ऑफ लाइट लगी हुई है, बल्ब रखा हुआ है, ऐसे मान लो। ओके, तो यहां से जो बल्ब है या यहां पे जो सोर्स है लाइट का, उससे एक लाइट रे प्रोड्यूस होगी, और ये जो लाइट रे है ये यहां से प्रोड्यूस होकर कहां, इस डायरेक्शन में यहां पर जाएगी। ठीक है, और फिर सिंस आपको पता है यहां पर कि यहां एक इसका नॉर्मल आ गया है, यहां पर इसका नॉर्मल आ गया, तो नॉर्मल आने के कारण अब ये नॉर्मल से, क्योंकि ये जो लाइट रे है ये आपको पता है अभी डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम है, और यहां पर ये एयर के अंदर जा रही है जो कि रेयरर मीडियम है, ये वाटर है और वो एयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे जब रेयरर मीडियम में जाएगी, ये वाटर भी हो सकता है, ग्लास कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एयर है, तो यहां से वो रेयरर मीडियम में जा रही है, तो नाउ दिस लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल। अब ये जो लाइट रे है इस नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी यहां पर। ठीक है, और इस बार ये जो एंगल है ना, ये दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका यहां पर पूरा काम बना है, लेकिन आपको दिमाग में क्या है, और आप यहां से इसको देख रहे हो, आप जो है यहां से इसको देख रहे हो, ये आपका एयर है और ये जो रेयरर मीडियम है, और आप यहां से इसको, आप यहां से इसको देख रहे हो। जब आप इसको यहां से देखोगे तो आपको तो यही पता है ना कि लाइट तो एक स्ट्रेट पाथ में आती है, आपको तो यही पता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। तो आप क्या करोगे, आपके हिसाब से ये लाइट जो यहां से नहीं आ रही, आपके हिसाब से ये जो लाइट है वो यहां से आ रही है, इस डायरेक्शन में यहां से आ रही है ये। ठीक है, यहां से आ रही है, और ये जो आपके पास इतनी जो डिस्टेंस है, अब यहां से आप क्या कर लोगे, एक परपेंडिकुलर यहां से स्टार्ट करते हुए इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर देंगे। ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और आपके पास ये जो यहां से आ रही है लाइट, तो आपको तो लग रहा है यहां से आ रही है, अब बस इसमें हो गया आपका काम कि ये जो पॉइंट है इसको आपने पॉइंट सोर्स ओ मान लिया, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये ए कंसिडर कर लिया, और यहां पे जो आपने नॉर्मल ड्रॉप किया है वो पॉइंट बी हो गया। ठीक है, और जो एक इमेजिनरी जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइट है वो यहां से निकल रही है, तो आपने इसको आई बना दिया। ठीक है, और आई कहां से निकल के आ रहा है, आपने इसको एच डैश कंसिडर कर लिया, दिस इज एच डैश, दिस डेप्थ इज एच डैश। ओके, इतना सा है। अब आप इसमें लॉ लगा दो
और ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई होगा। अगर ये आर है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट एंगल है, ये पूरा क्या होगा, आर होगा। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर होगा। तो अब सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ बी ए या ओ ए बी या ओ बी ए, ओ बी ए, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आपके पास क्या आ गया, साइन आई इज इक्वल्स टू, ये आई है, साइन आई इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। देन इन ट्राइंगल आई बी ए, इन ट्राइंगल आई बी ए, इसमें आ जाएगा साइन आर। कौन सा वाला ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल है, ये छोटे वाला। तो ये हो जाएगा अगेन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आई ए, ये हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि इफ ए इज क्लोज टू बी, इस ए को बी के हम काफी क्लोज अगर लेकर आ जाएं तो हम लगभग जस्ट मान लो एकदम एग्जैक्ट हाइट से ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको ये नजर आएगा यहां पर, जब इसको एकदम ज्यादा हाइट से अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आई ए है वो नियरली आई बी के बराबर, जो आई ए है ये वाला, ये जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा अगर ये इसके नजदीक आ जाएगा। और अगर जो ओ ए है वो नियरली इक्वल्स टू ओ बी, जो ओ ए ये वाला है ना, ये जस्ट ओ बी के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। फिर आप इसको यहां पे लिख दोगे, इन दोनों को, ये जो दोनों वैल्यूज है ये यहां पे अलग अलग लिख सकते हो आप, और दोनों को सबसे पहले आप लिख दो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, होता क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, ये वैल्यू रखो, ये साइन आई अपॉन साइन आर होता है म्यू, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू होता है। लेकिन कब होता है, जब वो लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है, हवा से मीडियम में आती है ना। अभी क्या हो रहा है, लाइट मीडियम से हवा में जा रही है, तो ओपोजिट हो रहा है काम, है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हो 1 अपॉन म्यू। साइन की वैल्यू आप यहां से लिख दोगे, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन ओ ए, ये साइन आई लिख दिया, साइन आर की वैल्यू लिख देते हैं ए बी अपॉन आई ए, ये साइन आर की वैल्यू लिख दी यहां से, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, आई ए अपॉन ओ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन म्यू। और आई ए को आप आई बी लिख रहे हो, ओ ए को आप ओ बी लिख रहे हो, आई बी अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। और फिर इसके बाद आई बी क्या हो गया, ये आई बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया एच डैश, और ओ बी क्या हो गया, ये हो गया एच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। तो यहां से ये आपके पास आ गया, आप यहां से देख सकते हो इज इक्वल्स टू एच डैश इज इक्वल्स टू एच एच डैश अपॉन म्यू। ये आपके पास यहां पर वैल्यू आ गई कि इतना इसकी एपेरेंट डेप्थ जो है ना वो इतनी कम हो जाएगी, एपेरेंट डेप्थ इतनी कम हो जाएगी। अगर सपोज
जैसे मान लो यहां पर आपकी जो डेप्थ है वो है सपोज 15 मीटर, आपके पास डेप्थ है 15 मीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो आपको एच डैश है ना वो 15/1.5 नजर आएगी, मतलब 10 मीटर नजर आएगी ओनली। मान लो ये है 9 फीट, सपोज 9 फीट इसकी डेप्थ है, 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आपको दिखाई कितनी देगी? आपको तो 6 फीट दिखाई देगी। आप सोचोगे मैं तो 6 फीट 3 इंच का हूं, ठीक है, आप 6'3" के हो, लंबे वाले हो आप, है ना, तो उसके बावजूद आप क्या करोगे? मैं तो चला जाऊंगा इसके अंदर। आप जैसे उसके अंदर जाओगे पूरे डूब जाओगे, क्योंकि वो तो 9 फीट का है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके का कंफ्यूजन होता है। और अगर वो 6 फीट का रहेगा तो आपको 4 का दिखाई देगा, तो जो 4 फीट के हैं या 4 फीट की जो है वो भी उसके अंदर जाने की कोशिश करेगी, और वो अगर जाएगी वो डूब गए वहां पर फिर, है ना। तो ऐसा गलती मत करना, पहले उसको देखना जितना है ना वो पानी, उसे मान लेना लगभग वो उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको वो 4 फीट दिखे 4/3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी अपने आप ही वैल्यू। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रख के चलना है कि एपेरेंट डेप्थ हमेशा कम आती है। और अब इसको अगर आप किसी टेप से इनसे मेजर करते हो तो आपको ये देखोगे चेंज इन रीडिंग, चेंज इन रीडिंग भी आप लिख सकते हो, आप इसको चेंज इन डेप्थ भी आप बोल सकते हो। तो चेंज इन डेप्थ कितना? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच माइनस एच डैश, तो एच माइनस एच अपॉन म्यू विच इज एच कॉमन 1-1/म्यू, इतना आपका चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर ये कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया, इतना चेंज नहीं होता है क्योंकि लगभग, हाँ लेकिन आधा तक तो हो जाता है। 2 तो बहुत सारे लिक्विड होते हैं जिनके, लिक्विड में बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना। 1.5 तो ग्लास की, सिंपल ग्लास की होती है, वाटर की होती है नियरली 4/3 के आसपास होती है वाटर की, ठीक है। कुछ ग्लास होते हैं जिनकी मान लो अगर 2 हो जाए तो बहुत ज्यादा है, जैसे डायमंड जो होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होती है, नियरली 2.4 के आसपास कुछ होती है डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। तो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी ज्यादा होने के ही कारण, ज्यादा होने की ही वजह से वो इतना ज्यादा शाइन करता है, ब्रिलियंस होती है उसके अंदर, और हमारे पास भी उसका टॉपिक है और आज ही है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के ये जो तो मैंने 2 बताए हैं ये भी एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन के ही है। ग्लास स्लैब वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एपेरेंट डेप्थ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर एडवांस सनराइज एंड सन डिले, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको पता है जो सनराइज और सनसेट कैसे होता है, हमारे पास ये एक अर्थ है ना, और हम क्या मानते हैं कि अर्थ के होरिजोन के बराबर जब सन आएगा, या हॉरिजॉन से ऊपर जब सन आएगा तब सनराइज होगा। हम तो यही मानते हैं ना। हम सनराइज क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि सन अगर इससे ऊपर अगर आएगा तो हम ये मानेंगे कि सनराइज हुआ है, ठीक है। और इधर इसके नीचे जब चला जाएगा तो हम ये मानेंगे कि सनसेट हो चुका है, ये मानेंगे, ये आपको पता है। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास केस कुछ और है। क्या? जब सन यहां पर है, यहां पे नहीं है बल्कि नीचे है, इस जगह पर है, तो सनराइज हो चुका है क्या यहां पे? आप बोलोगे सर नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है, तो जब हम यहां पर हैं तो सनराइज नहीं हुआ है, ठीक है। सन है लेकिन नीचे है, हॉरिजॉन के नीचे, तो सनराइज नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास क्या है? इस अर्थ का चारों तरफ एक यहां पर एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर के कारण सन की कोई एक रे होगी जो मान लो कहीं पर यहां पे टकरा रही है। इसके ये जो आपके पास जो एटमॉस्फेयर है,
यहां पे टकरा रही है, तो यहां पे टकरा दे, इसके जस्ट अंदर एंटर करते ही क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी बैंड होना स्टार्ट कर देगी और हमें यहां पर दिखने लगेगा, है ना, थोड़ी ये बैंड होना स्टार्ट कर देगी और ये हमें यहां पर दिखने स्टार्ट हो जाएगा ये सन। तो आपको यह लगेगा कि जो सन है एक्चुअल में तो यहां है, लेकिन आपको दिखने लग जाएगी इसकी रेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एयर, है ना, एयर के रिफ्रैक्शन के कारण। तो आपको ये सन दिखाई कहां पे देगा, आपको ये जो सन की इमेज है ना वो यहां पे दिखाई देगी। मतलब सन अभी राइज हुआ नहीं है, लेकिन आपको सन दिखाई देने लग जाएगा। और ये नियरली 2 मिनट्स का फर्क होता है, 2 मिनट का फर्क होता है। क्या ही उखाड़ लेगा ये, अगर नहीं भी दिखता तो भी हमें क्या फर्क पड़ जाता 2 मिनट में। लेकिन ये 2 मिनट सुबह जल्दी उगता है और 2 मिनट ये शाम को लेट से छिपता है, शाम को लेट से डाउन होता है, लेट से सनसेट होता है। ये अभी आपको ध्यान रखना। उसका भी यही लॉजिक है कि यहां से ये थोड़ा ऊपर जाके रे घूम कर आएगी और यहां पे आप बैठे हो, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। बैठे क्या हो, आप तो सुबह सोए रहते हो, उस टाइम पे सोए सोए ऑब्जर्व करते हो, और आपके घर वाले ऑब्जर्व करते हैं, आप तो कहां करते हो, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। इस तरीके से सनराइज जल्दी हो जाता है, जितने टाइम पर उसको होनी चाहिए उससे ज्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। फिर है अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। स्टार्स की जो उसकी पोजीशन होती है ना, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से ज्यादा ऊपर दिखाई देते हैं स्टार्स, उसकी पोजीशन थोड़े अलग दिखाई देते हैं, आप ये भी कह सकते हो। कैसे, सपोज ये आपके पास यहां पर लैंड है, ठीक है, और यहां पर आप खड़े हो और यहां से आप ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहे हो, और किसी एक पोजीशन पे सपोज स्टार है, यहां पर स्टार है, और ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर आप ऊपर देखोगे, आपके ऊपर देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से लाइट आनी चाहिए तभी आपको ऊपर से दिखाई देगा, ठीक है, स्टार। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास यहां पर स्टार है और ये आपके पास क्या है, एटमॉस्फेयर है। जैसे स्टार से कोई भी निकलने वाली लाइट रेज यहां पर एंटर करेगी, इसमें इस एटमॉस्फेयर पे जब एंटर करेगी, तो यहां पर आपको इस एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ये जो लाइट है ये क्या होती जाएगी, बैंड होती जाएगी थोड़ी थोड़ी। और ये जो लाइट बैंड होती जाएगी, तो आपको क्या लगता है, वी ऑलवेज एज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। तो यहां पर ये लाइट बैंड होके आ रही है, तो आपको ये लगेगा जो स्टार है ना, इसकी पोजीशन यहां पर है, यहां पर, ठीक है। तो आप ये सोचोगे जो लाइट जो है वो इस स्टार के यहां पर पोजीशन पे होने के कारण आ रही है। तो एक्चुअल में जो लाइट है ना वो कहां हो रही है, दिस लाइट इज हायर देन दे एक्चुअली आर, दिस पोजीशन ऑफ स्टार इज मच हायर देन दे अपीयर, अपीयरेंस इज हायर, ओके। इनकी जो अपीयरेंस है ना वो हायर पर है और एक्चुअल में वो इतने ऊंचे नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, स्टार की भी जो अपीयरेंस पोजीशन है वो अलग होती है कंपेयर टू इस एक्चुअल पोजीशन, जो अपीयरेंट वो हाई होती है। फिर इसके बाद है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मतलब वही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकल का मतलब क्या होता है, वो जो स्टार का बार बार चमकना है उसी की बात करें। बार बार कब चमकता है, भाई कोई एक चीज चमक रही है, उसको दोबारा चमकने के लिए क्या चाहिए, उसको एक बार डिम होना पड़ेगा, फिर चमकेगा, फिर डिम होगा, फिर चमकेगा, फिर डिम होगा, फिर चमकेगा, तब बनेगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अगर वो सन की तरह ग्लो कर रहा, सन के लिए तो नहीं हो रहा। आप बताओ सन ज्यादा ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, या स्टार ज्यादा चमक रहे हैं, सन ज्यादा चमक रहा है। लेकिन उसके लिए तो आपने गाना नहीं गाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आपने केवल इसके स्टार्स के लिए गाया है, क्योंकि स्टार बार बार चमकते हैं धीरे धीरे, कभी डिम होते हैं फिर चमकते हैं, फिर डिम होते हैं फिर चमकते हैं, फिर डिम होते हैं फिर चमकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप यहां पर देखो कि जो स्टार से आने वाली लाइट इतनी बड़ी जो मोटी लेयर है इसके थ्रू आ रही है, नियरली
800 किलोमीटर के आसपास तक की लेयर है। इवन ऐसे तो जो एयर है बहुत ही रेयरिटी के साथ अगर हम देखें तो बहुत आगे तक है, लेकिन 800 किलोमीटर तक भी काफी रेयर ही है ना, इतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं है वहां पर भी। ज्यादा से ज्यादा 100-200 किलोमीटर तक ही है, लेकिन इतनी भी बहुत है। तो अलग अलग डेप्थ पर, अलग अलग हाइट पर जो एयर का फ्लो है वो अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्लो होता है। और जस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम्स के अंदर जो एयर फ्लो की स्पीड है, लाइट जो एयर की डेंसिटी है, वो कंटिन्यूअसली वहां पे चेंज होती जाती है। और जो कंटिन्यूअसली चेंज होती जाती है डेंसिटी, उसके कारण कभी उस स्टार से पास होने वाली आने वाली रेज, जो लाइट रेज है, वो हमारी आईज तक कभी कम पहुंचती है, कभी ज्यादा पहुंचती है, फिर कभी कम हो जाती है, फिर कभी ज्यादा हो जाती है, फिर कभी कम हो जाती है, फिर कभी ज्यादा हो जाती है, फिर कभी कम हो जाती है, फिर कभी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे करते करते आप उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यहां पर होने लगता है। तो आपका जो स्टार्स है उनका कंटिन्यूअस शाइनिंग नहीं होकर वो ट्विंकल करते रहते हैं, वो वहां पर एक कभी उसमें डिम होते हैं, कभी उनकी शाइनिंग ज्यादा होती है। तो उससे आपकी जो पोएम है वो बन जाती है। अदरवाइज पोएम कौन लिखता? जो एक फिक्स ग्लो कर रहा है, आपकी जो रूम की जो लाइट है उसके लिए तो नहीं बोला आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लाइट, है ना? क्योंकि वहां पर वो कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा है, इसलिए उसका जो लगातार चमकता रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होती। जो धीरे धीरे एक टाइम के साथ साथ डिम होकर चमकता है, उसके लिए आप पोएम बना देते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है, आपने भी राइम बना दी इसकी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये है अपने पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है इसको देखते हैं हम अभी बहुत ही अच्छे से। तो यहां पर आप देखो, हमारे पास फिर से एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है नीचे, और ऊपर एक हमारे पास क्या है, रेयरर मीडियम है। ये हमारे पास यहां पर एक डेंसर मीडियम होगा और एक हमारे पास रेयरर मीडियम होगा। तो इसके अंदर हम देखो कैसे इस चीज को डिस्कस करते हैं, पहले आपको वो देखना है। नाम इसका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, तो यहां पर हमने कंसिडर कर लिया नॉर्मल, ये आपके पास एक नॉर्मल है। अब यहां पर देखो, अगर कोई लाइट किसी एक एंगल के साथ आ रही है, जो एंगल ज्यादा नहीं है, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, लाइट इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। ठीक है, तो मान लो यहां पर ये लाइट आई और इस लाइट का यहां पर आने का जो एंगल है, ये है एंगल आई इस जगह पे। तो लाइट के आने के बाद ये क्या हो जाएगी, लाइट यहां से थोड़ी बैंड हो जाएगी यहां पर। ठीक है, फिर हमने क्या कर लिया, लाइट और ज्यादा एंगल से यहां पर इंसिडेंट कर रही है। जब लाइट और ज्यादा एंगल से यहां पर इंसिडेंट कर रही है, तो पहले मान लो पहले वाली लाइट ये है, फिर हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना। आपके पास ये वाली लाइट आ रही है, फिर आपने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा इंक्रीज कर लिया, लाइट यहां पर इस एंगल के साथ अब आ रही है। तो अब क्या हुआ, अब इस लाइट के आने से ये थोड़ी और बैंड हो गई यहां पर। ठीक है, और बैंड हो गई, और लाइट आने से लाइट अब और थोड़ी आगे आई, और आने से आपको पता है लाइट में यहां पर थोड़ी बेंडिंग और आ गई, लाइट थोड़ी और बेंड हो गई। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया जब लाइट जो है वो इस
एंगल पे अब और आपने अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया तो इसके बाद अब ये जो लाइट आई है ना एंगल रेड, आप देखो जितनी हमने एंगल्स बनाए हैं सबसे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका है, इस रेड वाली लाइट का है ना। इसका क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस बाकी सबसे ज्यादा है। तो ये लाइट यहां से जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हो कंटिन्यूअसली, उसके साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि आपके पास ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये इस सरफेस के पैरेलल ही हो गया। ये जो है ये इसी सरफेस के ऊपर आ गई, एकदम इस सरफेस के पैरेलल ही चलने लग गई ये लाइट। आपने यहां से पास करवाई, ये इस सरफेस के पैरेलल ही हो गई लाइट। मुझे नहीं जाना हवा में, है ना, आपको बहुत हवा में जाना है, इसको नहीं जाना हवा में। हवा में नहीं जाना तो ठीक है, इस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। इस बार ये जो एंगल बना है ना इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच corresponding angle of reflection becomes 90 डिग्री is known as a critical angle। इसको आप ऐसे देख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच corresponding angle of refraction becomes 90 degree, this angle of incidence is known as a critical angle। और इससे ज्यादा एंगल की अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अगर लाइट आएगी, इससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की लाइट यहां पर इंसिडेंट करेगी तो फिर ये लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होकर ये सेम यहीं पर क्या है रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका। यहां पर फिर इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अब इसका क्या हो जाएगा यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस वाली लाइट का। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि टोटल कंप्लीट लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट होके आ गई। देखो एक बात बताऊं, जब भी कभी लाइट का रिफ्रैक्शन एब्जॉर्प्शन होता है 100% ना रिफ्लेक्शन होता है ना रिफ्रैक्शन होता है ना एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यहां पर ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ ना ये 100% आइडियल केस होता है, 100% आइडियल केस। यहां से ऐसा नहीं कि आधी उधर चली गई आधी इधर, जितनी यहां पे टकराएगी 100% नीचे आएगी। तो इसको बोलते, इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। और ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। ये होता है, मैं आपको बता देता हूं, आप नोट भी कर सकते हो, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। व्हेन ए लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड फॉल्स ऑन ए इंटरफेस ऑफ denser medium at the angle of incidence which is greater than critical angle, then it reflected back to the same medium. This phenomena of light is known as a total internal reflection। ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है, कि जब लाइट कोई कभी किसी डेंसर मीडियम के इंटरफेस पर डेंसर मीडियम की साइड से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो वापस वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। और उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है।
अब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसका अलग अलग जगह पर हमारे पास एप्लीकेशन है और उसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रख के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। अब हम इसको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि क्या होती है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, और ये देखो कैसे आएगा। इसमें सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास सपोज ये एक मीडियम का इंटरफेस है, जिसमें ये जो है ना, ये रेयरर मीडियम है, या मान लो एयर मान लो ये, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है, वाटर कोई भी सब्सटेंस मान लो, कोई मीडियम मान लो। यहां से आपने एक ये नॉर्मल बना दिया, और इस नॉर्मल के लिए, नॉर्मल के अलोंग आपके पास एक ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, यहां से ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। और क्रिटिकल एंगल का मतलब, अगर ये एंगल आईसी है तो ये इसके साथ इस लाइन पे जाना चाहिए, इस लाइन पे जाना चाहिए, मतलब ये एंगल आई हो गया, तो ये एंगल हो गया आर, कितना, 90 डिग्री। तो आपको पता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है, आप ये कहते हो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, यही कहते हो ना आप। लेकिन वो कब होता है, जब एयर से किसी मीडियम में जाती है लाइट, लेकिन यहां पर तो अपोजिट है, मीडियम से एयर में जा रही है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, दिस विल बी 1 अपॉन म्यू, 1/म्यू आ गया। अब आप देखो साइन आई का मतलब, अगर यहां पर आई इज इक्वल्स टू है आई सी, और आर इज इक्वल्स टू कितना है 90, तो इन दोनों की वैल्यू रख दो, साइन आई सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। तो आपको यहां से पता चल जाएगा साइन 90 की वैल्यू तो कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 तो मतलब हटा सकते हो, साइन आई सी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन म्यू, और यहां से आप इसको निकाल सकते हो, आई सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, आई सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, ये आपके पास यहां पर आ जाता है, ठीक है, ये चीज है। तो ये आप इस तरीके से वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल यहां पर आप कैलकुलेट इसमें कर सकते हो, और इसको जब आप इसको वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल आ गई तो आपके पास आराम से आ सकता है इसको, ठीक है। तो ये आप देखो, फिर हमारे पास है इसके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, याद रखना है क्या, कहां कहां इसके एप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर में मिराज। मिराज क्या होती है, ये मिराज खेनी नहीं है, ध्यान रखना, ये मिराज खेनी नहीं है, चैनी खैनी, मिराज खैनी, ये सब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मिराज अलग, मिराज का कॉन्सेप्ट पता है ना, आप लोगों में से तो बहुत सारे लोगों ने इसको देखा ही नहीं होगा, लेकिन जो लोग ज्यादातर पर्सनल, जिनके खुद के घर की गाड़ी है, कार वगैरह है, और वो गर्मी में कहीं अगर ट्रेवल किया है, सड़क पे ध्यान दिया होगा, तो आपने इस चीज को कभी नोटिस किया होगा, ठीक है। कैसे, देखो, जब आप सड़क पे जा रहे हो गर्मी के टाइम में, ज्यादातर ये दोपहर के टाइम का होता है या गर्मी के टाइम का होता है, सर्दी में भी जब तेज धूप थोड़ी ज्यादा तेज हो और हवा थोड़ी ठंडी हो, उस टाइम पे ये दिखाई देता है कि मेरी एक बार सर्दी के टाइम में मेरा सिर्फ एक बार नोटिस किया हुआ है, बाइक के ऊपर था, मैं हाईवे पर जा रहा था, कोई काम से स्कूल जाता था मैं उस टाइम पे, उस टाइम की बात है, ठीक है, स्कूल मतलब टीचिंग के लिए तब की बात है। और आप लोगों ने भी जब कार में चल रहे होंगे तो आपने देखा होगा, या फिर आप किसी गांव वगैरह में रहते होंगे तो आप अपने अपने खेतों में देखा होगा कि सामने जो जमीन होती है या सड़क होती है, अब अगर कार में हो तो सामने सड़क पे आपको ऐसा लगता है कि सड़क पे पानी इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जब आप उसके नजदीक जाते हो ड्राइव करते हुए तो आपको पता चलता है वहां पानी नहीं है, वो पानी थोड़ा और आगे खिसक जाता है, फिर आपको लगता है पानी थोड़ा और आगे है, फिर आप नजदीक गए आपको लगता है पानी थोड़ा और आगे है, वो लगातार वहां पर ऐसे ही
चलता रहता है ना। और इसमें हिंदी में तो बहुत अच्छा नाम है इसका, यहां पर तो फिर भी मिराज है, और वहां पर है इसका मरीचिका। बहुत सुंदर नाम लगता है मेरे को ये। मिराज तो यहाँ पे चलो ठीक है, मिराज पढ़ रहे हैं क्या, फिर इसके नाम से खेनी और आ गई तो और खराब। मरीचिका कितना सुंदर नाम है इसका, अगर आप हिंदी में पढ़ते हो, लेकिन हम यहाँ पर इसको हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, मिराज, जब समर जो डेज होते हैं वहां पर क्या होता है, जो लैंड एरिया जो होता है, सड़क जो होती है या लैंड जो होती है वो ज्यादा गर्म होती है। ठीक है, आपको पता है कि एयर के कंपैरिजन में जो सॉयल है ज्यादा जल्दी गर्म होती है जमीन, या जो सड़क है ये भी बहुत ज्यादा गर्म होती है। जब आपके पास जो सड़क है ये ज्यादा गर्म अगर होगी, अगर सड़क ज्यादा गर्म होगी तो वो अपने आसपास के जो एयर होती है उसको भी ज्यादा गर्म कर लेगी, उसको भी ज्यादा गर्म कर लेगी। तो उसके आसपास की जो एयर है ना वो भी ज्यादा गर्म हो जाती है। यहां पर ये जो इसकी इस रेंज की जो एयर होगी यहां पर नीचे, ये जो एयर होगी यहां पर ये ज्यादा गर्म हो जाएगी। ये ज्यादा गर्म अगर हो जाएगी कंपेयर टू उसके ऊपर वाली एयर के, ऊपर तो इसको सड़क है नहीं, ऊपर तो सनलाइट आ रही है, जितने एब्जॉर्ब होगी उसके हिसाब से होगी। लेकिन इस सड़क के गर्म होने से, जमीन के गर्म होने से जस्ट कांटेक्ट में जो एयर है वो ज्यादा गर्म हो जाती है। वो ज्यादा गर्म हो जाने से यहां की जो एयर है इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी नीचे वाली एयर की, और ऊपर वाली एयर की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये डेंसर है और यहां पर जो एयर है वो रेयरर है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फिर यहां से आने वाली रेज जो इसके नजदीक आ रही है वो तो नीचे आ जाएगी, वो थोड़ी और दूर जा रही है वो थोड़ी और नीचे आ जाएगी। जब यहां पर आप देख रहे हो कि जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनेगा तो ये वापस ऊपर उठने लग जाएगी रेस। यहां पर फिर इस लाइट रेस का क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस जगह पे। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब आप यहां से ऑब्जर्व करते हो, यहां से वहां ऑब्जर्व करते हो, तो आपको ऐसा लगेगा लाइट तो नीचे से आ रही है, आपको ऐसा लगेगा लाइट तो नीचे से आ रही है, और ये जो आपके पास सामने ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आपको यहां पे दिखाई देगा। तो इस वजह से यहां पर आपको पानी जैसा पानी जैसा दिखाई देने का मतलब है आपको सामने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स का वहां पर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जब सामने से गाड़ी आ रही होगी आपको उस गाड़ी का रिफ्लेक्शन नीचे दिखाई दे रहा है। ऐसा एक्चुअल में मेरा खुद का देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है। आप भी जब अब गर्मी में, तेज गर्मी हो, धूप अच्छी हो, उस टाइम जब गाड़ी में जाओ तो ये चीज नोटिस कर सकते हो वहां पर भी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। जितनी ज्यादा तेज धूप होगी उतना ज्यादा अच्छे से आप इसको नोटिस कर पाओगे, बहुत नजदीक नोटिस कर पाओगे। कम धूप होगी, सुबह या शाम का टाइम होगा तो इतना नहीं। एक फिर आप वहां पर उन प्लेटफॉर्म में जो चबूतरे वगैरह होते हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं, स्टेज वगैरह होते हैं आपकी स्कूल के, गर्मी के टाइम पे आप अपनी स्कूल के स्टेज पर भी ये चीज देख सकते हो। अगर उस स्टेज पर कोई छाया नहीं आ रही है तो सीधा धूप आ रही है ना, तो आप वहां पर देख सकते हो। कोई पत्थर का अगर आपके पास घर स्कूल में स्टेज है तो वहां पर भी इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज इन समर डेज एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स हॉटर देन the air at higher levels. The refractive index of near the ground becomes less due to decrease in density of air, and when light incidence at angle greater than the critical angle, TIR takes place and reflection of objects can be seen from the ground. This phenomena is called mirage. ये जो फिनोमिना यही मिराज, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, मरीचिका। बहुत ही इसका अच्छा नाम है, मेरे को बहुत सुंदर लगता है ये नाम। तो अब आप ये देखो, फिर इसके बाद क्या है आगे, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, इसी की बात कर रहे थे हम। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना वो नियरली 2 से भी ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 2, और नियरली शायद 2.4 के आसपास, 2.4 या 2.5 के आसपास होती है। ठीक है, तो इतनी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसके कारण आपको पता है साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट नियरली 2 म्यू होता है, 1.1 अपॉन म्यू। तो आई सी इज इक्वल्स टू
साइन इनवर्स 1/μ। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा। तो इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है ना, वो नियरली होती है 24.4 डिग्री के आसपास। 24.4 डिग्री के आसपास इसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मतलब जब लाइट डायमंड से बाहर आ रही है तब की वैल्यू, ठीक है। तो जब लाइट डायमंड से बाहर आती है तो इसके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो लाइट जब किसी भी सरफेस से बाहर आ रही है तो वो ऐसे भी आ सकती है, 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 किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है ना, कैसे भी। लेकिन आप ये देखो, जब लाइट इस डायमंड वाले केस में यहां से यहां तक आई, ये मान लो 24 डिग्री तो यही हो गई। जब यहां से जब लाइट आ रही है, इतनी साइड से जब लाइट आ रही है, यहां से जब लाइट आ रही है यहां पे, वो तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब लाइट इस 24 डिग्री वाले क्राइटेरिया से बाहर आ रही है, ऐसे ये आ रही है लाइट, तो ये सब लाइट क्या होगी, ये इस सरफेस पर आने के बाद वापस इसी के अंदर रह जाएगी। और जब इधर वाली लाइट होगी वो भी वापस इसी के अंदर रह जाएगी। मतलब जब लाइट अगर एक बार डायमंड के अंदर घुस चुकी है, उसका फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं बाहर नहीं निकलती, निकलती, लेकिन फिर वो अंदर मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है। और मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के कारण ही लाइट में, उसमें डायमंड में ज्यादा चमक होती है, ज्यादा ब्रिलियंस होता है, ठीक है। तो इस वजह से डायमंड की, और फिर एक और वहां पे फिनोमिना, एक और चीज का ध्यान रखा जाता है, फिर जो डायमंड की कटिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायमंड की कटिंग को भी इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से उसकी कटिंग की जाती है, सरफेसेस बनाए। डायमंड कटिंग का मतलब मोर एंड मोर सरफेसेस डेवलप करना उसके अंदर। तो वहां पर उतने ज्यादा सरफेस इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा वो अच्छे से चमक के साथ आपको दिखाई दे, ज्यादा से ज्यादा वो चमक रहे उसके अंदर, ठीक है। ये होती है डायमंड की खासियत। फॉर अ डायमंड क्रिटिकल एंगल इज 24.4 डिग्री which is very small, therefore once light enter in diamond it undergoes multiple times total internal reflection inside it, hence the cutting of diamond is done such that it can made more and more TIR, more and more total internal reflection। अब कोई कहेगा सर कि डायमंड अंधेरे में भी चमकता है क्या, तो मैं ये समझता हूं, मेरी जो समझ कहती है ये कि अगर 100% अंधेरा हो, बिल्कुल 0% अगर लाइट हो, तो ये मान के चलो डायमंड नहीं चमकेगा। क्योंकि चमकने के लिए कहीं से, चाहे कितना ही दूर से हो, कोई छोटा सा भी लाइट सोर्स चाहिए। अगर बहुत दूर से अगर कोई लाइट सोर्स है, तो वो लाइट उसके अंदर जब एंटर करेगी तो वो अपने आसपास के एरिया से ज्यादा अच्छा ग्लो करेगा, ठीक है। तो वो डायमंड की खासियत होती है। तो बिल्कुल एकदम अंधेरे में तो कुछ नहीं चमकेगा, अंधेरा क्या होता है, ठीक है। फिर होता है अपने पास ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आता है एग्जाम में और अभी भी आ सकता है। अगर लास्ट ईयर नहीं आया है तो इस बार आपको मान के चलो आएगा, ठीक है। जब भी कोई एग्जाम में कोई टॉपिक जब लास्ट ईयर नहीं आया होता तो इस बार फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो आप देखो, ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी, देखो मैं आपको बता देता हूं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। बहुत ही थिन एक फाइबर शेप में होता है, और इसमें दो लेयर्स होती है। फाइबर की भी दो लेयर होती है। एक होता है इनर लेयर, जैसे ये मैं पहले इनर लेयर बना देता हूं। ये है आपके पास एक इनर लेयर फाइबर की, और एक होता है इसके अंदर आउटर लेयर। ये एक आउटर लेयर है इसकी, ये आउटर लेयर है। इनर लेयर को बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं कोर, और आउटर लेयर को बोलते हैं क्लैडिंग, इसको क्लैडिंग बोला जाता है, ठीक है।
इनर लेयर डेंसर होती है और आउटर लेयर रेयरर होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। अंदर वाले की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती है तो ये एक डेंसर सरफेस, डेंसर मीडियम का सरफेस हो गया। और जब इसमें एक बार लाइट इधर से एंटर करेगी तो फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम होगा यहां पर रिफ्रैक्शन इस वाले सरफेस पर। एक बार यहां पे रिफ्रैक्शन हो गया तो ये लाइट आगे इस तरीके से इंसिडेंट करेगी इसके ऊपर कि यहां पर ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से आए, तो फिर यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर यहां पर भी इंसिडेंट करेगी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर भी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और ऐसे चलते चलते ये लाइट फिर आगे पास हो जाएगी मल्टीपल टाइम्स क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, मल्टीपल टाइम्स TIR होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसी एंगल के साथ इस लाइट को इस फाइबर में एंटर करवाया जाता है फॉर एक्सपर्ट्स, बाय एक्सपर्ट्स, ओके। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाएगी और एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो TIR होना पॉसिबल है। और TIR एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, मोर एंड मोर TIR। जितनी ज्यादा लंबी डिस्टेंस तक आपको ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल भेजना है आप भेज सकते हो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। कम्युनिकेशन के इसके अलावा जितने भी तरीके हैं, जितने भी मेथड्स है, सबके अंदर एनर्जी का डिस्टॉर्शन होता है। सबके अंदर एनर्जी डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वीक हो जाती है, वहां पर प्रोसेसिंग ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एनर्जी की प्रोसेसिंग ज्यादा नहीं होती है, इसलिए ये मैक्सिमम स्पीड के साथ साथ आपको मिनिमम चार्जेस के अंदर आपको डाटा मिलता है। तो आप ये मान के चलो आपके मोबाइल में जो 5G टेक्नोलॉजी की वजह से जो आप डाटा यूज कर रहे हो, इतने सारे डाटा डेली का 2 GB 2.5 GB 3 GB जो आप ले रहे हो इतने कम पैसे में, वो किसकी देन है? वो ऑप्टिकल फाइबर की देन है। अंबानी जी की देन कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना वहां पे, ठीक है। आप अंबानी जी के गुण गाते रहते हो, कोई नहीं है ऐसा। साइंस जो है ना वो अपने आप आपको चीप बना के दे रही है, चीजें ऐसी बना रही है जो आपको ज्यादा से ज्यादा चीप मिले और ज्यादा से ज्यादा आप उसको अफोर्ड कर सको, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम आप वेस्ट कर सको या फिर आप उसको यूटिलाइज कर सको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्टिकल फाइबर मेक्स थिंग्स मोर सुटेबल, मोर इजी, मोर फास्ट, ठीक है, फास्टर देन एनीथिंग। ध्यान रखना इस बात को। अगर आपके पास अपरेटस है, इंस्ट्रूमेंटल है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर अवेलेबल है आपके पास, तो आप यहां पर 1000 Gbps का डाटा भी इसके थ्रू दे सकते हो। लेकिन ये तो दे देगा ऑप्टिकल फाइबर तो, लेकिन इसको प्रोसेसिंग करने के लिए आपके पास जो अपरेटस नहीं होंगे, क्योंकि डाटा ऐसा तो है नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर से आया उसी से काम में ले लिया, उससे मोबाइल में आएगा तो मोबाइल की भी तो उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, कंप्यूटर की उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए डाटा प्रोसेस करने की। मॉडेम होता है बीच में, मॉड्यूलेटर होता है, डिमॉड्यूलेटर होता है, वो सब की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, लेन वायर की कैपेसिटी होनी चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूजफुल नहीं है ज्यादा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब जैसे आप अपने ऑफिस के अंदर यूज कर रहे हो तो वहां पर ये इतना अभी तक इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसके जो एपरेटस डिवाइसेस वगैरह जो आते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं, ठीक है, ध्यान। तो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी थिन ट्रांसपेरेंट फाइबर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स, कोर कॉल्ड कोर एंड क्लेडिंग। कोर सेंटर में होता है, क्लेडिंग आउटर मीडियम होता है। वंस द ऑप्टिकल सिग्नल एंटर्स the optical fiber, it incident on interface of core and cladding at the angle greater than critical angle, it suffers multiple time TIR and travels to the other end, and this can carry information in the form of optical signal। ये जो इंफॉर्मेशन वो ऑप्टिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होती है। जैसे आपके पास अदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, आपकी वॉइस है ना, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वायर के अंदर अंदर ट्रांसमिट करके स्पीकर से बढ़ाया जाता है, स्पीकर तक पहुंचाया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। प्रेशर, आप जो मेजर करते अपना जो वेट मेजर करते हो ना डिजिटल वेइंग मशीन में, तो वो
इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। तो यहां पर सिग्नल को आप किस में कन्वर्ट करोगे, ऑप्टिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फिर आप इसको ट्रांसमिट कर सकते हो। फिर ऑप्टिकल फाइबर के अपने खुद के भी क्या है, एप्लीकेशंस है। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है, ये आप देखो, एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के एप्लीकेशन में सबसे पहला इमेज एंड वीडियो ट्रांसमिशन, इमेज एंड वीडियो ट्रांसमिशन। दूसरा है कम्युनिकेशन सिस्टम, और तीसरा है इसका यूज एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में होता है ना, आप अपने शरीर के अंदर, पेट के अंदर अपनी जो आपकी इंस्टेंटाइन्स है उनके अंदर, इंटेस्टाइन्स जितनी भी है ना, उनके अंदर कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है अपनी बॉडी के अंदर, जब देखना आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है तो फिर एंडोस्कोपी की जाती है। तो उस एंडोस्कोपी के लिए यहां पर ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है, जहां पर वो अंदर जाकर अपनी आपकी जो बॉडी की जो इमेजेस है उसको बाहर ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, आपको मशीन पे दिखा सकता है। तो दिस इज आवर एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम ऑप्टिकल जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसका प्रिज्म वाला पार्ट भी करेंगे, और कल हम यहां पर हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ये भी कर चुके होंगे, और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इतना हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एंड काम का लेक्चर होगा। आप बने रहे हमारे साथ, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कोशिश करूंगा टाइम पे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। सिलेबस को मैं भगाना नहीं चाह रहा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ठीक से हो जाए, टाइम से हो जाए। टाइम से हो जाएगा, मेरे को इतना कोई टेंशन नहीं है अभी। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, समझ में आया है, तो कमेंट करके बताओ क्या चीजें आपको समझ में आई है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत रही है, तो मेरे को ये भी बताओ कौन से पॉइंट में कहां पर दिक्कत रही, कहां पे और क्या चीज ऐड की जा सकती है आपके लिए। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।